मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये स्टेटमेंट था राहुल गांधी का एक माफीनामा के बयान पर। उन्होंने ये बातें कही थी। अब सवाल ये हो जाता है कि सावरकर के साथ माफीनामा वाली बात कहाँ से आ जाती है। क्या सावरकर ने माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी? नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम एक नए मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो अपना विचार हो, कमेंट हो, उस पर खुल के दें। हम आज बात करने जा रहे हैं सावरकर के बारे में, यानी सावरकर के माफ़ीनामे के बारे में। अक्सर देश में अक्सर चर्चा होती है कि सावरकर ने माफ़ी मांग ली, तो क्या ये सच है कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी? तो इसका जवाब है जी हाँ, सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। और एक नहीं, उन्होंने 6 बार माफ़ी मांगी थी। और क्यों मांगी थी, इसी की चर्चा करने आज हम हाजिर हुए हैं। सावरकर का अगर बात किया जाए तो सावरकर कई चैप्टर में बटे हुए हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी कई भागों में बटी हुई है। एक सावरकर वो थे जो उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह पर अपनी राय देते हैं, खुल के राय देते हैं और अपने सेकुलर विचारों को रखते हैं। बाद में वही सावरकर कट्टर हो जाते हैं और हिंदुत्व की बातें करते हैं। अब हिंदुत्व के बारे में थोड़ी सी उनकी बात हम लोग थोड़ी भूमिका बना लें। हिंदुत्व, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका मुख्य बात उन्होंने कहा था कि भारत उसी की भूमि है, भारत में रहने वाला सभी हिंदू ही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या कोई भी धर्म मान्यता को मान, सभी लोग हिंदू ही हैं, जिसका पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि भारत है। अब सवाल ये हो जाता है कि ईसाइयों और मुसलमानों का तो मातृभूमि है, पितृभूमि है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि हिंदुओं का हो सकता है, सिखों का हो सकता है, जैनियों का हो सकता है, बुद्धिस्ट का हो सकता है, बुद्धिस्ट का हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का तो नहीं है। तो क्या मुसलमानों को हम भारतीय नहीं मान सकते? ये विचार है, ये भारतीय राजनीति में लगातार चलते रह रहा है। अब बात करते हैं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट में कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। जब बात गांधी और सावरकर की होती है तो पोलराइजेशन की बात हो जाती है। एक तरफ गांधी हैं, दूसरे तरफ सावरकर हो जाते हैं। दोनों के विचारधारा में काफी अंतर है और भारत में गांधी के विचारों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सावरकर को हमेशा से एक कंट्रोवर्सी के रूप में पेश किया जाता था, खास तौर पर बीजेपी सरकार आने से पहले। सावरकर फिर अगर देखा जाए तो पृष्ठभूमि में कैसे आ जाते हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 27 मई को वो संसद भवन में एक तस्वीर, सावरकर के तस्वीर पर वो माला डालते हैं। अब ये एक पहली बार एक आइडियोलॉजिकल सिंबॉलिक था कि उनके जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके अगले दिन 27 तारीख को वैसे सावरकर का अपना जन्मदिन भी था और वो अपना और नरेंद्र मोदी पर माला डालते। खैर ये तो एक रिकॉर्डेड चीज़ है, इसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ क्या सावरकर ने माफ़ी मांगी थी? तो जी हाँ, सावरकर ने माफ़ी मांगी थी। और क्यों मांगी थी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, थोड़ी सी उसकी भूमिका जान लें। एक्चुअली पुणे के कलेक्टर थे, जैक्सन नाम था उनका, उनकी हत्या हुई थी और हत्या में आरोप था कि इनके बड़े भाई गणेश सावरकर उसमें अभियुक्त बने थे और उन्हें जो हथियार सप्लाई किया गया था, यानी जो हथियार लंदन से भेजा गया था, उस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। वो पिस्तौल किसी और ने नहीं, सावरकर ने, यानी सावरकर ने लंदन से भेजी थी। अब उन्हें लंदन से इंडिया लाया गया और इंडिया से उन्हें अंडमान निकोबार जेल भेज दिया गया। जेल के दरमियान जाने के बीच में वो एक बार जेल से भागने के प्रयास भी किए थे और फिर पकड़े गए थे, लेकिन उन्हें भेज दिया गया। ये घटना 1910 की है और जुलाई में इनको गिरफ्तार किया जाता है और ठीक अगस्त में
इन्होंने माफ़ीनामा, अपना माफ़ीनामा अंग्रेज सरकार के पास देते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए। इस तरह 10 साल, लगभग वो 10 साल 9 महीने अंडमान निकोबार में रहे और उन्होंने लगभग 6 माफ़ीनामा दिया था। लेकिन उनके विरोधियों का कहना था कि एक रणनीति का हिस्सा था। सावरकर एक चालाक क्रांतिकारी थे। वो चाहते थे कि अगर कोई मर जाएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, हम आगे की लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो हमें लंबा अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें जीवित रहना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने माफी मांगी, ऐसा कहना उनके समर्थकों का है। और विरोधियों का कहना है कि सावरकर ने माफी मांग ली थी। तो ये दोनों के बीच में अलग अलग विचार हो जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वो डरपोक थे, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि वो डरपोक थे। वो डर के मारे माफी मांगी थी, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो एक बहादुर आदमी थे, एक निडर आदमी थे, एक शक्तिशाली आदमी थे। वो एक घटना बता रहा हूं आपको कि गांधी जी 1906 में लंदन गए थे, जब गांधी महात्मा नहीं बने थे। गांधी अभी गांधी थी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। उस समय वो लंदन गए थे, और लंदन इसलिए गए थे कि साउथ अफ्रीका में कुछ जो भारतीयों को तकलीफें हो रही थी, उनके अधिकारों की मांग के लिए लोगों को समर्थन जुटाने के लिए गए थे। तो वहां पर वो सावरकर से मिले थे। तो सावरकर उन्हें खाने के लिए झींगा दिए थे। तो गांधी ने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूं। तो सावरकर ने बोला था कि भाई आप बिना एनिमल प्रोटीन के, बिना अंग्रेजों से कैसे लड़ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदू, वो वाले हिंदू नहीं थे जो कट्टर हिंदू होते हैं, जो मांस मछली यानी जो ब्राह्मणवाद, ऐसा कुछ नहीं था। वो मांसाहारी थे, शराब भी पीते थे, वाइन भी पीते थे, सिगरेट और सिगार भी पीते थे, मांस भी खाते थे, अंडे भी खाते थे। मतलब उनसे वो वाली ब्राह्मणवाद वाली नहीं थे। वो एक दूसरे तरह का हिंदुत्व की बात करते थे, जिसमें राष्ट्रवाद था, जिसमें देश के लिए त्याग था, जिसमें देश के लिए लड़ाई थी, संघर्ष था, वैसा राष्ट्रवाद था। और एक वही ठीक उसके कुछ सालों बाद, लगभग अगर देखा जाए तो 40 साल बाद, वही सावरकर गांधी की हत्या में एक आरोपी भी हो जाते हैं। हालांकि उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। गांधी को जो आदमी निमंत्रण पर बुलाता है, वही गांधी के एक हत्या के अपराध में जेल भी जाता है। ये भी घटना हमने देखा। और गांधी को जैसे जब हत्या हुई थी तो सावरकर को उसमें अभियुक्त बनाया गया था, और अभियुक्त वो जेल भी गए थे, और जेल अंत में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन बाद में जब 1965 में कपूर कमेटी बनी थी, जो जीवनलाल कपूर के अध्यक्षता में थी, तो उन कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था कि सावरकर के बिना जानकारी का गांधी की हत्या होना संभव नहीं था। यानी एक तरह से सस्पेक्ट के रूप में वो कमेटी ने उनके ऊपर शक जाहिर किया। कपूर कमेटी ने उनको पूरी तरह से माफ नहीं किया था। कपूर कमेटी ने उनको पूरी तरह से ये नहीं कहा था कि आप दोषी नहीं थे, उन पर कुछ शंका जाहिर की थी। और खैर वो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे पहले वो बरी हो चुके थे, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। और ऐसा बात थी कि एक तरफ वो गांधी के जो विचारों को समर्थन देने के लिए गांधी के साथ मिलते हैं 1906 में, और वही 1947-48 आते आते गांधी की हत्या के आरोपी हो जाते हैं। तो ये एक जो अगर देखा जाए तो ये स्टेप बाय स्टेप इनके जीवन में बदलाव आया, उसकी वजह भी था। और लेकिन आज भी उनके आइडियोलॉजी गांधी से विपरीत है, और उनकी आइडियोलॉजी के फॉलो करने वाली आरएसएस है, बीजेपी है, जो उन्हें कभी भी एक उस तरह का नेता नहीं मानती है जो डरपोक था, जो कमज़ोर था, जो माफ़ी इसलिए मांगा था कि वो अपने जीवन से डरता था। ऐसी बात नहीं था। जो काला पानी में 10 साल गुजारा अंडमान के सेलुलर जेल में, वो वहाँ की यातनाएं सहा। मतलब वहाँ की जो कष्ट था उसके बारे में बहुत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। काला पानी में उनको सज़ा बहुत काफ़ी थी। जिस कमरे में वो रहते थे, ठीक उसी के नीचे हर 1 महीने में एक कैदी को फांसी दी जाती थी। तो इस तरह उन्होंने वो चीज़ देखी थी, वहाँ के कष्ट देखे थे, सेलुलर जेल के कष्ट देखे थे। तो माफ़ीनामा उनकी एक रणनीति थी, जैसा कि उनके समर्थक लोग कहते हैं कि माफ़ीनामा उनकी रणनीति थी। और वो इसलिए अपना माफ़ीनामा अंग्रेजों को दिया था ताकि वो बाहर आकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन एक और उनके ऊपर आरोप लगता था कि उनको अंग्रेज 60 रुपया पेंशन देती थी, और किसी को भी पेंशन उस दौरान नहीं मिलती थी, सिर्फ इन्हीं को मिलती थी। तो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई अंग्रेज उनको आखिर क्यों मेहरबान थे, क्यों उनको 60 रुपया पेंशन देती। एक बात बता दूं, 60 रुपया उस समय बहुत अच्छा खासा पैसा हुआ करता था।
तो ये भी एक उनके आरोपी लगा देते हैं इनके ऊपर कि सावरकर को अंग्रेज सरकार पेंशन क्यों देती थी, यानी जरूर उनसे कुछ ना कुछ फायदा लेती थी। खैर ये तो उनका जीवनी था अपना, मैं एक छोटा सा आपको बता दिया, क्योंकि अक्सर उन पे आरोप लगता था, लोग दुविधा में रहते थे कि क्या उन्होंने माफ़ी मांगा था कि नहीं। तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने माफ़ी मांगा था। उन्होंने 10 साल सिल्वर जेल में बिताए थे, यानी काला पानी की सज़ा हुई थी उनको, और उन्होंने उस दरमियान 6 बार माफ़ी मांगा था, और अंत में उन्हें जेल से बाहर जेल से बाहर आ गए। और फिर बाद में उन्होंने राजनीति से लगभग अंग्रेजों का शर्त के अनुसार से राजनीति में खुल के नहीं रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति के लगभग एक तरह से अंदरूनी शक्ति देते रहते थे। और खैर जो भी है, आज के अंक में इतना ही। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा इसको प्रमोट करिए, ताकि और भी हम आपके साथ नई नई सूचनाएं देते रहें। तब तक इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।